आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम नगरी पहुंच रहे हैं। कल मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। तो प्रयागराज की आज की सुबह भी देखने लायक है। घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्नान दान की परंपरा निभाई जा रही है। हालांकि आज कई दिनों बाद प्रयागराज में संगम किनारे घना कोहरा दिखा, मगर कोहरा श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने से रोक नहीं पाया। हर हर गंगे का जप करते हुए लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। कुंभ में गंगा स्नान के बाद लोग वहां मेला क्षेत्र में घूमने भी निकल रहे हैं, जहां कहीं अखंड रामायण पाठ चल रहा है तो कहीं भागवत कथा हो रही है। इसके अलावा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद भी यहां श्रद्धालु उठा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर एक दिन पहले करोड़ों भक्तों ने अमृत स्नान किया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु संगम किनारे मौजूद रहे। वहीं मौनी अमावस्या पर हुए अमृत स्नान की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में लोगों की भारी भीड़ गंगा नदी और घाटों के किनारे नजर आ रही है। इसके अलावा पूरे टेंट सिटी में इन सैटेलाइट तस्वीरों में टेंट सिटी नजर आ रही है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कहा जाता है और अमृत स्नान पर प्रयागराज दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बन जाता है, जहां देश ही नहीं विदेश से भी भक्त त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मौनी अमावस्या पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए महाकुंभ में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत सभी तरह के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी तरह के वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेला क्षेत्र में वीआईपी गाड़ियों का भी प्रवेश नहीं होगा। सबसे बड़ा काम ये किया गया है कि सभी रास्ते वन वे कर दिए गए हैं, मतलब एक रास्ते से आना तो दूसरे से जाना होगा। प्रयागराज की सीमाओं पर सख्ती रहेगी और बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रयागराज में दूसरे शहरों के 4 पहिया वाहन का प्रवेश नहीं होगा। और चलिए हमारी सहयोगी प्रयागराज से ही श्वेता झा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो वहां पर मौजूद हैं। कल मौनी अमावस्या का हर एक रंग भी उन्होंने दिखाया था। श्वेता, आज आप तस्वीरों को वहां देख पा रही होंगी। कल से लेकर आज में कितना बदलाव आप देख रही हैं, लोगों की संख्या में भी और घाटों पर भी, बताएं। बिल्कुल गुंजन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तस्वीर मेरे लिए भी देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज घना कोहरा है। तो आपको दूर तक मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है कैमरे का लेंस भी आपको जो दिखा पाएगा वो पवित्र गंगा दिखा पाना, यहाँ संगम दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि आज कोहरा बहुत है। आज के मुकाबले अगर कल की हम बात करें, मौनी अमावस्या के दिन ठंड भी बहुत कम थी और कोहरा तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन आज की जो सुबह हुई है यहाँ पर प्रयागराज में, कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है प्रयागराज, लेकिन उसके बावजूद जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, मुझे लगता है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी भी हजारों की संख्या में लोग जो है लगातार आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। यहाँ तक कि देर रात भी जब हम यहाँ पर निकले अपने लाइव के बाद, उसके बाद भी हम देख रहे थे रात के 11 बजे 12 बजे लोग जो है संगम में स्नान कर रहे हैं, घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो दरअसल ये आस्था है उनकी, और उस आस्था की वजह से ही समय नहीं यहाँ पर देखा जाता है। जितने दिन भी महाकुंभ का ये चल रहा है, 45 दिनों तक चलने वाला ये महामेला, एक तरीके से आपको हम बता दें, इस मेले में जब भी लोग आ रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वहां पर वो स्नान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई बार उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि कोशिश उनकी रहती है कि जितने दिन का भी उनका प्रवास है यहाँ पर, 2 से 3 बार या 4 बार जब तक हो पाए, वो एक बार जाकर डुबकी जरूर लगा लेते हैं। दिन में 2-3 बार डुबकी लगा लेते हैं और आस्था के इस पवित्र मेले में और स्नान में वो सहभागी बन रहे हैं। तो आज की सुबह संगम की अलग है।
कल हालांकि सुबह सुबह एक दुखद दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए स्थितियां जो है वो बदल सी गई थी, लेकिन फिर सब कुछ सुचारू रूप से होने लगा। अभी जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बदलाव किए गए हैं। जैसा कि हमने भी देखा था, जब आप देखिए लाखों की भीड़ है, यहाँ हजारों की बात तो हो ही नहीं रही है, लाखों की भीड़ है। तो जब लाखों लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उस बीच में कोई भी एक गाड़ी आती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, लोगों को साइड देना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर चलना ही मुश्किल है, तो दो पहिया वाहनों का भी अंदर प्रवेश जो है वो मुश्किल हो जाता था। ऐसे में नो व्हीकल जोन पूरे इलाके को, पूरे मेला क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। जी गीतिका कुछ जी श्वेता, जैसा कि आपने बताया कि जो नियम बनाए गए हैं और कल के हादसे के बाद स्पेशली जो नियम बनाए गए हैं योगी सरकार द्वारा, आप बता भी रही हैं कि नो व्हीकल जोन कर दिया गया है और साथ ही साथ वीवीआईपी जो है उनकी एंट्री, जो पास लेकर भी लोग पहुंचते हैं, वो भी रद्द कर दी गई। जरा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए टेंट सिटी आपने देखा ही होगा, टेंट सिटी पूरी तरह से यहाँ पर बसा हुआ है और इतने बड़े स्केल पर और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा ये टेंट सिटी। और इन टेंट सिटी में अलग अलग मठ हैं, अलग अलग मठों के लोग यहाँ पर, आचार्य यहाँ पर रुके हुए हैं, अपना टेंट उन्होंने लगाया हुआ है और ये विशालकाय टेंट होता है, कई एकर्स में टेंट होता है यहाँ पर। आपको बता दें कि इन जगहों पर जो वीवीआईपीज हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ओहदे पे लोग हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं और उनके आने से जैसे ही लोगों को, जो आम जनता है, जनमानस है, वो जब यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो मैंने देखा है कि टेंट के बाहर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई वीआईपी या वीवीआईपी यहाँ पर है तो भीड़ जमा हो जाती है उन्हें देखने के लिए। अब ऐसे में सोचिए, स्नान के दौरान जब उनका निकलना होता है तो एक तो उनकी अपनी सुरक्षा, ऊपर से तमाम लोग उनको देखना और फिर यहाँ पर जाकर स्नान उनके लिए भी कर पाना और बाकी लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कल की घटना को देखते हुए अब कोई भी वीवीआईपी पास जो है वो नहीं चलेगा, वो सारे वीवीआईपी पास जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। यानी कि पवित्र स्नान वाले दिन अब विशेष करके कोई वीवीआईपी पास आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल श्वेता, कल की तस्वीरें तो हमने देखी ही, लेकिन अब चुनौती बन गया है अगला शाही स्नान, यानी कि 3 फरवरी को जो अमृत स्नान होगा, उसको लेकर आप वहां क्या तैयारियां देख पा रही हैं, क्या बदलाव देख पा रही हैं? फिलहाल तो मैं गुंजन बता दूं कि अभी कल का जो अमृत स्नान हुआ था उसके बाद ही पटरी पर चीजों को लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कल जो घटना थी वो बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसके बाद जाहिर सी बात है पूरा प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है, तमाम जनता जो है वो भी सजग हो गए हैं। आप लोग आइए इधर, जरा आइए। कहाँ से आए हैं? हम जालोर से आए जी। जालोर से आए हैं? जालोर से कब आए हैं? आज आए जी। अच्छा, आज ही आए। तो आप लोग जब यहाँ पर सुबह आए तो किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से आए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत नहीं है। 6 बजे उतरे थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह 6 बजे कहाँ, बस से आए, ट्रेन? नहीं, ट्रेन से आए, हम बल्लारी से आए। अच्छा, तो ट्रेन से आने के बाद आप लोग यहाँ तक आए कैसे? ऑटो में आए। ऑटो में आए जी। ऑटो मिल रहा है? हाँ, ऑटो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। मेला क्षेत्र तक आए, अंदर तक आए? स्नान किया है, सुबह 7 बजे स्नान कर लिया जी। ज्यादा चलना तो नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं। देखिए यही कोशिश हो रही है और देखिए ये प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी है, इसे कहना होगा और मानना होगा कि प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी है। आपने खुद इन लोगों से सुना कि अभी सुबह सुबह ये पहुंचे हुए हैं और कल जो स्थितियां हमने देखी थी, पूरे देश ने देखा, उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदल गई थी, लेकिन तुरंत में योगी सरकार जो है वो एक्शन में आई। अधिकारियों को अलग से पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी को भी दिक्कत नहीं हो और जितने भी और ज्यादा इंतजाम को पुख्ता कर लिया गया है श्वेता, और उसकी जरूरत भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, तो मौनी अमावस्या पर दुखद घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त प्रयागराज में हैं वो घर लौट सके, इसकी व्यवस्था की जा सके। सीएम ने साफ कहा है कि एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के सभी स्टेशंस पर भीड़ इकट्ठा ना हो पाए। यही नहीं, उन्होंने मेरा स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम योगी ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रयागराज आने वाले हर एक मार्ग पर पेट्रोलिंग की जाए। महाकुंभ व्यवस्था के लिए 5 विशेष सचिव की तैनाती भी की गई है।
सीएम ने प्रयागराज की सीमाओं पर होल्डिंग एरिया बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सीमाओं पर होल्डिंग एरिया में खाने पीने का भी विशेष इंतजाम रहे, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, बैरिगेटिंग का उपयोग करके पार्किंग की उचित व्यवस्था का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। और श्वेता हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो तमाम तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही हैं। साथ ही श्वेता, मैं कुछ लोग भी आपके पास देख पा रही हूं, उनसे भी बात कीजिएगा और ये भी बताएं कि इस वक्त आप कौन से घाट पर मौजूद हैं। बिल्कुल, लोगों से जैसे मैं बात ही कर रही थी गुंजन, क्योंकि मैं भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आज के सुबह का माहौल कल रात जो हमने देखा था उसमें और आज सुबह में फर्क मुझे देखने को मिल रहा है। और लोगों से ही बात करके, एक्चुअली जो कहते हैं ना कि ग्राउंड रिपोर्ट जाना, वो इनसे बात करके ही आपको पता चलता है। कल लोगों के मन में कुछ संशय था कि पता नहीं आज सुबह से क्या होगा, पूरी जगह बैन लग जाएगा, पता नहीं वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। अरैल घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसा ये लोग बता रहे हैं, अभी सुबह तो ये 6 बजे आई हैं और 1 घंटे में आप लोग घाट तक आ गए थे? हाँ, 1 घंटे में आ गए। 1 घंटे में आ गए थे और आराम से स्नान हो गया? आराम से स्नान हो गया मैडम। ठीक है, हम लोग कल से हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पास। यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया रखा है योगी जी ने, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया स्नान हुआ, शाही स्नान शांति से हुआ, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया भक्त लोग आइए, कुंभ का मजा लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। ये बताइए, कल सुबह घटना घटी थी, आप लोगों को भी मालूम? नहीं, उसमें हम लोगों का गलती रहा, जनता का, प्रशासन का कोई गलती नहीं है। मान लीजिए प्रशासन मना कर रहा है, फिर अपन काहे के लिए बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जा रहे हैं? प्रशासन तो बहुत मदद कर रही है। प्रशासन बहुत जनता के लिए बहुत कुछ कर रही है। ये जनता की गलती हो गई थी, इसलिए हुआ है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कम सुनने को मिलता है। अक्सर लोगों को प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत होती है, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रही हूँ और देख रही हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि जो जनता है, आम जनता, वो प्रशासन की तारीफ कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ कर रही है। और वाकई हमने आपको जैसा दिखाया और बताया भी, अभी भी कल की घटना के बाद ज्यादातर लोग यही कह रहे थे, अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि ये उनसे ही गलती हो गई, कि तमाम लोग चाह रहे थे कि वो जाकर के संगम में स्नान करें। लेकिन अब जो हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों ने कहाँ पे स्नान किया? यहीं पे बहुत अच्छा संगम घाट में, बहुत बिल्कुल श्वेता, आस्था और भाव तो है ही लोगों के मन में, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जो हैं अब वो जागरूक हो गए हैं। और जो बातें सुनने को मिल रही हैं, लोग जिस तरह से प्रशासन की तारीफ और वाहवाही कर रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने माना कि गलती जो है वो श्रद्धालुओं की उनकी है कि उन्होंने नियम कानून नहीं माने, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई गलती नहीं है। तो अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और महाकुंभ में अब तक 28 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो कैसा नजर आ रहा है मेला क्षेत्र में उत्साह, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम पर संतों के महास्नान की ये भव्य तस्वीरें यादगार बन गई हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के महापर्व के अवसर पर भक्ति का महासागर लहराता नजर आया। हर हर महादेव की गूंज के साथ नाचते गाते झूमते संत महात्माओं और साधु सन्यासियों की टोलियां अमृत स्नान के लिए संगम पर पहुंचती नजर आई। गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले ओम नमः शिवाय। हालांकि मौनी अमावस्या की सुबह संगम नोज पर मची अफरा तफरी और भगदड़ की एक घटना के कारण साधु संतों के अखाड़ों के स्नान में कुछ देर हुई, लेकिन इस घटना के बावजूद भक्ति की शक्ति और आस्था में कोई कमी नजर नहीं आई। हमेशा शांति और सौहार्द का संदेश देता रहा है। जब तक कोई घटना और अशांति का माहौल था, जब तक अखाड़ों ने अपने क्रम को रोकते हुए स्नान नहीं किया, और जैसे शांति हुई फिर पुनः वही ध्वजा के साथ, वही निशान के साथ, वही भगवान के साथ, वही श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम में अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में कल तड़के हुई दुर्घटना के चलते स्नान पर्व पर अखाड़ों की शोभा यात्रा की तस्वीर कुछ बदली हुई जरूर दिखी। अधिकतर अखाड़ों ने पैदल ही यहाँ तक यात्रा की, शोभा यात्रा में, और वाहनों का प्रयोग कम से कम किया। अधिकतर अखाड़ों ने अपने आचार्य पीठाधीश्वर उनको जरूर वाहन में बिठाया, लेकिन देवताओं की पालकियां अपने कंधों पर लेकर आए। महाकुंभ में इस तीसरे स्नान पर्व के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए और संगम पर स्नान का विहंगम दृश्य नजर आया।
144 साल बाद यहाँ पर महाकुंभ के दौरान बने महासंयोग के दरमियान करोड़ों साधु संतों, सन्यासियों और आम श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और अपने जीवन को धन्य कर लिया। इस दौरान सभी साधु संतों के मन में एक ही भाव नजर आया, जो ये था कि सबका कल्याण हो। महाकुंभ के मौके पर क्या कामना है? सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे और सब मस्त रहे और किसी को कोई भय ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मौनी अमावस्या पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इनमें करोड़ों आम लोगों के साथ साथ कुछ वीआईपी और खास लोग भी थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली भी इस मौके पर आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंचे। मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर कल सुबह से रात 8 बजे तक करीब 7 करोड़ 65 लाख लोग प्रयागराज में संगम और गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे। पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान पर्व के दिन करीब 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया था। वहीं मकर संक्रांति को दूसरे स्नान पर्व पर करीब 3.5 करोड़ लोगों ने यहाँ डुबकी लगाई थी। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 27.5 करोड़ से अधिक लोग पहुँच चुके हैं। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में आज की तारीख को लेकर अभी भी पूरे 28 दिन बाकी हैं। इस दौरान 3 और बड़े स्नान पर्व आने वाले हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर इस महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा की पावन तिथि पर भी स्नान पर्व होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर भी यहाँ स्नान पर्व निर्धारित है। ऐसे में प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है ताकि अगले अमृत स्नान और उसके बाद पड़ने वाले स्नान पर्वों के अवसर पर किसी तरह की चूक न होने पाए। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोग के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और अगली स्नान पर्व सकुशल संपन्न हो जाए। प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की, जिसने पहाड़ों पर फिर करवट ली है। मौसम के इस बदले मिजाज के बाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में काफी बर्फबारी हो चुकी है। तो कई दिनों बाद फिर से बर्फबारी होने से वहां पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं, क्योंकि इसी की आस में वो पहाड़ पहुंचे थे। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानों तक हो रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीते दिनों के मुकाबले आज ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि धूप निकलने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए किस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में फिर से बर्फबारी हुई तो वहीं दिल्ली में भी इसका असर हुआ और आज मौसम जो है वो लोगों को कोहरा दिखा। तो पहाड़ों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर का गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फबारी से गुलजार होने लगा है। पिछले कई दिनों से यहाँ बर्फबारी का सिलसिला थम गया था, लेकिन जमीन पर बर्फ का कब्जा बरकरार था। तभी तो यहाँ पर बच्चों और युवाओं को आइस हॉकी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग के हर इलाके सफेदी की चादर से ढक गए हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में गिरते बर्फ के फाहे बिजली की रोशनी में यहाँ की शोभा कई गुना बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर के साथ गुलमर्ग में बर्फबारी का यह सिलसिला अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और पूरा गुलमर्ग सैलानियों से गुलजार होगा। गुलमर्ग के इन खूबसूरत वादियों के दीदार के लिए देश विदेश से सैलानी पहुँचते हैं। गुलमर्ग में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एडवेंचर के अनेकों ऑप्शन मौजूद हैं, जहां पर्यटक इस मौसम में एंजॉय करते देखे जा सकते हैं। सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रहा है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का ये श्रृंगार हर किसी को दीवाना बना लेने के लिए काफी है।
हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, जो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए काफी है। गुलमर्ग से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम के बाद अब बात मुंबई की, जहां लोगों को बड़ी सहूलियत मिली है। एक तरह से कहें तो मुंबई में आसान सफर का एक और सपना पूरा हो गया है। वहां के लोगों को अब कोस्टल रोड की सौगात मिली है, जिसका काम पूरा हो चुका है। इस रोड के बन जाने से मुंबई वालों का घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। मुंबई में सफर अब और आसान हो गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ बनाए गए कोस्टल रोड को अब पूरी तरह से मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। इस नए पुल पर अब गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। ,827 मीटर लंबे इस पुल का 699 मीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर बना है। इसके जरिए न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी और भीड़-भाड़ से निजात मिलेगी, क्योंकि इसके जरिए मरीन ड्राइव से कोस्टल रोड वर्ली बांद्रा सी लिंक होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से दहिसर तक सिग्नल फ्री सफर का रास्ता खुल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी के अवसर पर मुंबई वासियों को इस पुल की सौगात दी है। कोस्टल रोड खुल जाने से बांद्रा से मरीन ड्राइव के बीच 1.5 घंटे का सफर केवल 10 से 15 मिनट में तय होगा। बीएमसी के अनुमान के मुताबिक इस सड़क से रोजाना कम से कम 20,000 गाड़ियां गुजरेंगी। कोस्टल रोड हर दिन सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक गाड़ियों के आवागमन के लिए खुला रहेगा। इसके साथ ही बांद्रा वर्ली सी लिंक को मुंबई कोस्टल रोड से जोड़ने के लिए उत्तर की ओर जाने वाले पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इसे बो आर्च स्ट्रिंग गर्डर डिजाइन से तैयार किया गया है। इस पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच सफर अब और तेज और आसान होगा। फिलहाल पुल की 4 में से 3 लेन चालू हैं। फिनिशिंग और कुछ बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 1 लेन को अभी चालू नहीं किया गया है। कोस्टल रोड के पूरी क्षमता के साथ चालू होने से वर्ली, प्रभा देवी, लोअर परेल, लोटस जंक्शन जैसे इलाकों से सफर करने वाले लोगों को काफी लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजकल एक मानवों और रोबोट्स की जुगलबंदी का एक वीडियो सुर्खियों में है। इस वीडियो में स्टेज पर कई महिला कलाकारों के साथ कई रोबोट्स को कदम से कदम मिलाकर डांस करते देखा जा सकता है। हालांकि ये वीडियो चीन में हुए वार्षिक उत्सव में हुए एक परफॉर्मेंस का है, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो तारीफ करे बिना नहीं रह पा रहा। लेकिन ये कारनामा आसान नहीं था, इसे चीन के इंजीनियर्स ने अंजाम दिया है। देखिए आप भी। अद्भुत डांस की ये तस्वीरें सबको आश्चर्यचकित कर रही हैं। यहाँ रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह ही नाचते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इनका हर स्टेप एकदम नपा तुला है और उनके साथ नाचते डांसर से कदम ताल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। ये वीडियो चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का है, जहां फीमेल डांसर के साथ मिलकर रोबोट्स ने बहुत ही शानदार तरीके से चीन का पारंपरिक डांस यांगे करके दिखाया। 4 पैर से जमीन पर स्थिरता बनाने में आसानी होती है, लेकिन जब बात केवल 2 पैरों की हो तो बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। और तो और रोबोट जमीन पर केवल 1 पैर से स्थिरता बनाए नहीं रख सकता है। पूरे नृत्य के दौरान निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानव के साथ रोबोट्स का डांस आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हर स्टेप के लिए ऐसी प्रोग्रामिंग करनी थी जिससे कि डांस की निरंतरता बनी रहे। इस काम को अंजाम देने में एआई का कमाल खूब नजर आया। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए टीम के रोबोटिक्स और एआई इंजीनियरों ने काफी मेहनत की और उसका ही परिणाम चीन के वार्षिक फेस्टिवल यांगे में देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि कला को समय के साथ बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपनी पारंपरिक संस्कृति के अच्छी बातों को निरंतर विकसित करने की जरूरत है। पहले भी हमने थिएटरों में डांस कार्यक्रम में साउंड और लाइट टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया को शामिल किया है
और अब हम इस अत्याधुनिक तकनीक को रोबोट्स के साथ विलय कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई चुनौती है। चीन में नए साल का जश्न भव्य आयोजनों में से एक होता है और इस बार रोबोट्स और मानव के मिश्रण से हुआ ये डांस खूब वायरल हो रहा है। पूरी लय के साथ रोबोट्स का ये शानदार डांस सोशल मीडिया पर पसंद भी खूब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे कमर्शियल प्लेन की जिससे पूरे हवाई यातायात की तस्वीर बदल जाएगी। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बूम कंपनी के XB-1 विमान की, जिसने ध्वनि की गति से उड़ान भरकर एक नया मुकाम हासिल किया है और सारे परीक्षण में सफल होने के बाद इसे दुनिया के सामने लाया गया है। आवाज की रफ्तार से भी तेज स्पीड, दुनिया के किसी कोने में महज कुछ घंटों में ही पहुंच सकने की क्षमता। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा है ये वही विमान है जो सुपरसोनिक तो है ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्री विमान है। ध्वनि की गति से भी तेज गति से उड़ान भरने वाला ये विमान दुनिया के किसी भी इलाके से दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके तक महज 3.5 से 4 घंटे में पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस दिन ये व्यावसायिक विमान लॉन्च होगा, पूरे हवाई यातायात की तस्वीर बदल जाएगी। 28 जनवरी को अमेरिका के लॉस एंजल्स के मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट पर बूम कंपनी ने अपने XB-1 सुपरसोनिक विमान का प्रदर्शन किया। इस विमान ने अपने परीक्षण उड़ान के दौरान ध्वनि की गति को पार करके नया रिकॉर्ड बनाया और दुनिया का पहला व्यावसायिक सुपरसोनिक विमान भी बन गया है। यानी ये विमान 1360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। Today was just a huge day. This is the first civilian supersonic flight in 22 years. The first time a civil supersonic jet built in America has broken the sound barrier. And also the first time a civil supersonic jet has been built outside of a nation state. अमेरिका के बूम कंपनी का सुपरसोनिक XB-1 विमान का विकास व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किया गया है, जो 64 से 80 लोगों को लेकर 3.5 घंटे में अटलांटिक के पार ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मौजूदा सबसोनिक एयरलाइंस की गति से करीब 2 गुना है। बूम कंपनी के इस सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस समेत कई दूसरे एयरलाइनों से 130 से भी अधिक ऑर्डर और प्री ऑर्डर मिल चुके हैं। बूम कंपनी के CEO का मानना है कि अब वक्त आ गया है। अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने के लिए ऐसे विमान का इस्तेमाल शुरू होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तेज विमान समय तो बचाते ही हैं, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करते हैं। बूम कंपनी अपने इस विमान को लॉन्च करने से पहले इसके लिए अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में फैक्ट्री का भी निर्माण किया है, जहां एक साल में ऐसे 66 विमानों का निर्माण किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एलन मस्क से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। यूरोपीय संसद के सदस्य ब्रैंको ग्रिम्स ने आधिकारिक रूप से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। ग्रिम्स के मुताबिक ये नॉमिनेशन अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में मस्क के निरंतर कोशिशों और वैश्विक शांति में उनके योगदान के लिए किया गया है। नॉमिनेशन की इस खबर के बाद एलन मस्क के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ पहले दिन से ही सुर्खियां बटोर रहा है। यहां आने वाले तरह तरह के साधु संतों से लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब पहचान बटोरी है। ऐसे ही महाकुंभ में माला बेचने वाली एक लड़की मोनालिसा का वीडियो भी काफी वायरल हुआ। वायरल होने के बाद मोनालिसा से मिलने वालों की भीड़ उमड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें महाकुंभ से अपने घर लौटना पड़ा। लेकिन अब उनकी किस्मत पलटने वाली है। जल्द ही वो एक फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी। डायरेक्टर सरोज मिश्रा ने इस फिल्म की जानकारी देते हुए बताया कि अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए मोनालिसा को कास्ट किया है। और आप लोगों से जैसे मैंने कहा था कि मेरी अगली फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मैं इनको कास्ट कर रहा हूं, तो मैं इनसे मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था और आज इनके गांव आया हुआ हूं महेश्वर, और आज इनके फैमिली के साथ, इनके पिताजी के साथ और पूरे परिवार के साथ बैठकर हमारी बातचीत हुई
सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और सच कहूँ तो बहुत इनोसेंट लोग हैं, मतलब मेरी सोच से भी परे लोग हैं, इतने इनोसेंट हैं। और आज से मतलब जो मैंने बीड़ा उठाया था तो मुझे लग रहा है कि और जिम्मेदारी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आज से, क्योंकि मैंने वो जिम्मेदारी ली है कि मैं इस फिल्म में इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी करूँगा और इसका भविष्य भी फिल्म लाइन में मुझे बनाना है। तो मोनालिसा आज इसके लिए तैयार भी है और पूरी तरह से मेहनत करने के लिए तैयार है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मुझे ढूंढने के लिए प्रयागराज भी गए थे, मैंने देखा जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेहनत करोगे ना फिल्म के लिए? जरूर मेहनत करोगी जब तो आगे बढ़ोगी ना। हाँ, बढ़ने का मन है, आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे, जज्बा चाहिए।